आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हमास ने कल रिहा होने वाले 6 इस्राएली होस्टेजेस के नाम किए जारी। बदले में 602 फिलिस्तीनी होंगे जेल से आजाद। एक होस्टेज की बॉडी पर इस्राएल हमास के बीच बढ़ गई तकरार। अगले 24 घंटे में नेतन्याहू ले सकते हैं एक्शन। प्रिजनर एक्सचेंज पर पड़ सकता है असर। यहूदी सेटलर ने ईसाई समझकर इस्राएली औरत पर ही कर दिया हमला। मीडिया का दावा, जेरूसलम में बढ़ रही ईसाइयों के खिलाफ नफरत। चाइना से आया बहुत बड़ा बयान, वेस्ट बैंक और गजा दोनों हैं फिलिस्तीनियों की जमीन। उधर वेस्ट बैंक के 2 इलाकों में 90% फिलिस्तीनी हुए बेघर। यूरोपियन यूनियन का बड़ा फैसला, सीरिया से हटेंगी कई अहम पाबंदियां। माइनॉरिटीज की हिफाजत है अहम शर्त। ईरान के टॉप ऑफिशियल ने अल शरा के लिए खड़ी की मुश्किल, कहा एक नए रेजिस्टेंस मूवमेंट का सीरिया में जन्म होने वाला है। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर दिया बयान, कहा कनाडा, पनामा और ग्रीनलैंड को बनाएंगे यूएस का हिस्सा। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। 21 फरवरी 2025 है आज। प्राइम टाइम शो, स्पेशल शो, दुनिया भर की खबरें आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। पहली खबर गजा से है। हमास ने उन 6 इस्राएली होस्टेजेस के नाम अनाउंस कर दिए हैं जो सैटरडे को, शनिचर को गजा में रिहा किए जाएंगे। अल कस्साम ब्रिगेड के जो स्पोक्स पर्सन है अबू बैदा, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए इन 6 के नाम बताए, जिनमें एलिया कोहेन, ओमेर शेमतोव, ओमेर वेनकर्ट, ताल शोहाम, एवेरा मेंगिट्सू और हिशाम अल सैयद शामिल हैं। इसके बदले में इस्राएल 602 फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से आज़ाद करेगा। इनमें 50 ऐसे फिलिस्तीनी कैदी शामिल हैं जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, सालों से जेलों में बंद हैं। सीज़फायर एग्रीमेंट के पहले फेज़ में 3 स्टेजेस हैं। ये फेज़ 42 दिन का है और हर स्टेज के आगे बढ़ने के लिए नेगोशिएशंस ज़रूरी होती हैं। लेकिन इस्राएल ने दूसरे फेज़ के लिए मीटिंग्स में देर कर दी है। जो 3 फरवरी को शुरू हो जानी चाहिए थी, वो मीटिंग्स अब तक शुरू नहीं हुई। पहले फेज के तहत इस्राएल को 33 होस्टेजेस मिलने हैं। इनमें जिंदा मुर्दा दोनों शामिल हैं। अब तक इस्राएल को 19 कैप्टिव्स जिंदा और 4 बॉडीज मिली हैं। शनिचर को 6 और कैप्टिव्स रिलीज किए जाएंगे और अगले हफ्ते 4 और बॉडीज वापस की जाएंगी। इसके बाद ये स्टेज खत्म हो जाएगी। इस्राएल ने अब तक 1135 फिलिस्तीनी प्रिजनर्स को रिलीज किया है, तमाम जिंदा। 19 होस्टेजेस जिंदा रिलीज हुए हैं। 1135 फिलिस्तीनी रिहा हुए हैं। कल और 602 प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा इजरायली जेलों से। इसका मतलब है कि पहले फेज के तहत टोटल 1737 फिलिस्तीनी इजरायली जेलों से बाहर आ जाएंगे। अब कुछ खबरें यहां से। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था एक होस्टेज की बॉडी। 4 होस्टेजेस की कल गई थी, 2 बच्चे और एक माँ की भी गई थी। उनमें से 4 में से 3 वही थे, एक फैमिली। लेकिन जो फीमेल थी श्री बीबास, उनके बारे में इस्राएल ने कहा है कि बॉडी किसी फ़लस्तीनी औरत की भेजी गई है, श्री बीबास की नहीं है। तो अब इस मामले में यह है कि इस्राएल शायद अब 24 घंटे की एक डेडलाइन तय करने को है। वो डेडलाइन हमास को दी जाएगी कि श्री बीबास की बॉडी दीजिए, वरना फिर अंजाम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसे लेकर बेंजामिन नेतन्याहू और बाकी इजरायली मिनिस्टर्स बहुत भड़क रहे हैं। शायद ये वो वजह बन सकती है जिसमें इस्राएल गजा पे दोबारा हमला शुरू करते। श्री बीबास और उनके बच्चे जो थे, वो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अल कस्साम ब्रिगेड उन्हें उठाकर इस्राएल के इलाकों से गजा लाए थे। लेकिन जो कहा गया है वो ये बताया गया है कि जंग के पहले ही हफ्ते में या पहले ही महीने में, नवंबर के अंदर, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। कहीं पहला हफ्ता कहा जा रहा है, कहीं पहला महीना। 2023 में ही, शुरुआत में ही जंग की इनकी इलाकों पर जहां इन्हें छुपा कर रखा गया था, वहां हैवी बमबारी की, हमास का दावा है। वहां हैवी एयर स्ट्राइक्स की इसराइल ने, जिसमें इन श्री बीबास, इनके दोनों बच्चों समेत बाकी फ़लस्तीनी जो भी उनको साथ उनका पहरा दे रहे थे, वो मारे गए लड़ाके हमास के। और उनमें हो सकता है कोई औरत भी शामिल हो। उन्हीं में से बॉडी उनकी आपस में मिल गई, तो कुछ एक्सचेंज हो सकता है, गलती हुई है। जबकि आईडीएफ का बयान मैंने पढ़ा तो उनका ये कहना है कि इन बच्चों को, इनकी माँ को, ख़ास तौर से बच्चे जिनकी जांच हुई है, उन्हें कत्ल किया गया। हमास के लड़ाकों ने कत्ल किया और उसके बाद उनके साथ और जुल्म किया। दोनों तरफ की खबर बताना बेहद ज़रूरी है, तभी एक बैलेंस बात होगी। तो ये
नेतन्याहू ने क्लेम किया है कि बीबा की बॉडी हमें चाहिए है, शीरी बीबा की, और जो है हमास कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमास ने कहा है, देखिए अरब न्यूज़ कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग पॉसिबल एरर ओवर होस्टेज बॉडी, होस्टेज बॉडी में अगर पॉसिबल एरर है उसको लेकर हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि उधर 24 घंटे की टाइमलाइन सेट होने लगी है। ये खबर सबसे बड़ी खबरों में से है, इसलिए दोबारा भी मैंने आपको बताया, क्योंकि अपडेट होकर अब एक कहते हैं ना, वो एक मियाद देने की बारी आ गई। यरूशलेम की खबर है, बड़ी अजीब सी खबर है कि वहां पर एक जूइश मैन ने, एक यहूदी ने एक इजरायली औरत पर हमला कर दिया कुल्हाड़ी से, वो भी उसके घर में, और चिल्लाता रहा यू क्रिश्चियन, यू क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, ईसाई, उसे चिल्लाता रहा। लेकिन उससे गलती हो गई, वो उसे क्रिश्चियन समझ रहा था, वो औरत खुद इसराइली थी, यहूदी थी। ये हो रहा है, और ये इस खबर मिडिल ईस्ट मॉनिटर की बताती है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बहुत से सेक्टर्स में ईसाइयों को लेकर भी बेपनाह नफरत इसराइल के सभी हिस्सों में, खासकर यरूशलेम में जहां ये मिक्स्ड कम्युनिटीज़ रहती हैं, वहां बढ़ती चली जा रही है ये नफरत। ये एन इजरायली मैन अटैक्ड एन इजरायली वुमेन विद एन एक्स, कुल्हाड़ी से हमला किया, और ये बुध को हमला किया गया, ये बताया जा रहा है। और उसने गलती ये कर दी समझने में कि वो एक क्रिश्चियन है। अब पुलिस जो है बता रहे हैं कि ये क्रिश्चियंस के खिलाफ जो है नफरत यरूशलेम ओल्ड सिटी में बढ़ रही है। फिलहाल वो जिनको चोटें आई हैं उनकी हालत ख़राब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, और 70 साल उनकी उम्र है। हमारी दुआ है कि वो जल्द से जल्द अपनी चोटों से उबर जाएं। अनादोलू की एक खबर है, गजा वॉर मस्ट नॉट बी रीइग्नाइटेड एंड सीज फायर मस्ट बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। चाइना की तरफ से ये बड़ा बयान है, और ये सरकारी बयान है कि गजा में जंग वापस शुरू नहीं होनी चाहिए, फिर से जंग गजा में नहीं छिड़नी चाहिए, और सीज फायर जो है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो, तमाम फेज पूरे हों। और चाइना के टॉप डिप्लोमेट वांग यी ने यह भी कहा कि गजा, वेस्ट बैंक आर बोथ होम्स ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। गजा और वेस्ट बैंक फ़लस्तीनियों का घर है, फ़लस्तीनियों की ज़मीन है, फ़लस्तीनियों की मिल्कियत है, वही इसके मालिक हैं, गजा और वेस्ट बैंक। आप समझें, ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अगर इस तरीके से बयान देते हैं, वांग यी, G20 समिट होने वाली है, तो पहले फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं ना। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में, और वांग यी ने वहां पर यह बात कही है, गजा के मुद्दे को वहां उठाया है, और वो कहते हैं कि जंग वापस नहीं शुरू होनी चाहिए, फ़लस्तीनियों को ही फ़लस्तीनियों के ऊपर हुकूमत करने का हुकूक और हक देना चाहिए, कोई बाहर से आकर उनके निज़ाम नहीं संभालना चाहिए। चाइना ने एक बड़ा मजबूत स्टैंड लिया है सर। खैर, आई ऑन पैलेस्टाइन ने एक डेटा शेयर किया है, मैं आपको सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कि वेस्ट बैंक में जिस तरीके से एक्शन चल रहा है आईडीएफ का, वहां तुलकारम और नूर शम्स कैंप जो है, वहां पर सबसे ज़्यादा इंटेंस हमले हो रहे हैं या इंटेंस ऑपरेशन चल रहा है। और हालत यह है कि वहाँ के रहने वाले 90% आवाम अपने घर को छोड़कर बाहर जाने के लिए बेआसरा, बेघर, खाना बदोश जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। दोनों जगह, मतलब हर 100 में से 90 आदमी बाहर चले गए। 90% आवाम तुलकारम और नूर शम्स दोनों खाली करके बाहर चले गए हैं। अब जो है यहाँ पर लगातार इन रिफ्यूजी कैंप्स में, नॉर्दर्न वेस्ट बैंक में हमले चल रहे हैं, इनकी सड़कों को खाड़ा जा रहा है, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, घर गिराए जा रहे हैं। यही वेस्ट बैंक का आप लोग, आपके बीच जिक्र और चर्चा कम है। मैं चाहता हूं वेस्ट बैंक की खबरें ना छूटें। अल मैदीन की खबर लिखती है, हेडलाइन है कि इजरायली ऑक्युपाइंग फोर्स, ये IOF लिखते हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को डिटेन किया है, पकड़ लिया है रमल्ला में, वेस्ट बैंक की जो अभी राजधानी मानी जाती है, हालांकि इस यरूशलेम है, लेकिन रमल्ला में जो है वेस्ट बैंक में जो आता है रमल्ला शहर, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यानी अब यूँ समझिए कि स्टूडेंट्स उठाए जाएंगे, उनका क्या मुस्तकबिल रह जाएगा अगर सालों तक जेल में डाल दिए जाएंगे। ये सब कुछ हो रहा है। जंग के बीच नौजवान नस्लें जेलों में जा रही हैं। अब जो है, अब आप समझिए कि सीरिया की खबर सुन लीजिए। सीरिया के लिए और अहमद अल शरा के लिए, जिन्हें अल जुलानी कहा जाता था, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर यूरोपीय यूनियन से आई कि यूरोपीय यूनियन ने सीरिया की बैंकिंग, एनर्जी यानी बिजली वगैरह और ट्रांसपोर्ट पर जो पाबंदियां थी, सैंक्शंस थे, वो हटा लिए। यह हटाने वाले हैं।
اور یہ ایک بڑی خبر ہے، عرب نیوز نے اسے چھاپا یہ، اور کیونکہ یہاں پر بتایا بھی گیا یورپی یونین کی طرف سے، برسلز میں یہ بیان دیا گیا کہ بھئی ایک لمبی مدت سے، ایک طویل مدت سے جو غزہ میں خانہ جنگی تھی، سول وار تھی، بشار الاسد کے دور میں جو چھڑی تھی، اس کی وجہ سے سیریا جو ہے پٹری سے اتر گیا، اس کا ڈیولپمنٹ پورا تباہ ہو گیا، اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ اب چونکہ وہاں رجیم چینج ہو چکا ہے اور وہ کئی طرح کے وعدے کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مائنورٹیز پہ ظلم نہیں کریں گے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ کسی کو نہ ماننے والے ہوں، ہم سب کی حفاظت کریں گے، اور ان حفاظتوں کے بدلے ہم انہیں ایک موقع دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لائیں، تشدد کی راہ سے نکال کر۔ تو یہ ساری چیزیں خاص طور سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مائنورٹیز کے خلاف ظلم ہوئے تو ہم یہ پابندیاں پھر سے عائد کر دیں گے، یہ یورپی یونین کی طرف سے کہا گیا ہے۔ فی الحال راحت کی بات ہے تاکہ غزہ میں سیریا میں ڈیولپمنٹ آ سکے۔ اب میرے ویور سے میری گزارش ہے، ابھی مجھے دھیان آ گیا غزہ بول دیا، آپ لوگ خبر تو سمجھتے ہیں نا، 16 منٹ کی خبر میں کوئی یہ کہہ دے کہ 28 نہیں 18 تاریخ، تو مجھے لگتا ہے میں نے ایک کہانی سنی تھی کہ ایک مکھی ہوتی ہے جو پورے ہیلدی بدن کو چھوڑ کر اگر آپ کے ایک چوٹ لگ جائے تو اس چوٹ پہ سے جو پیپ مواد نکل رہا ہوتا ہے اس پر جا کے بیٹھ جاتی ہے، مطلب ایک غلط جگہ پر، اور پورا ہیلدی بدن چھوڑ دیتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے کردار اور اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے ضرور کہ غلط کیا ہوا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ اب کوئی کہے بھائی تمہیں نہیں معلوم شاید، ارے بھائی ہمیں تو بالکل نہیں معلوم، چھوڑو نا، کہاں یار، یہ چیز نہیں سدھرنے کی، کبھی کس چیز کو میں سدھاروں۔ اب ہوا کیا ہے کہ کیوں ہوا ہے، پابندیاں کیوں ہٹ رہی ہیں الشرع کے نظام سے سیریا میں، اس کی تصویریں یہ ہیں۔ یہودی قریباً 30 سال بعد یا 20 سال بعد، کئی سال بعد، میں نے کل پڑھا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے کتنے سال بعد، یہودیوں کو ان کے جو تاریخی اور مذہبی مقامات ہیں وہاں جانے کی پھر سے اجازت مل گئی ہے سیریا کے اندر۔ اب یہودی وہاں آ رہے ہیں گولانی رجیم کے اندر، یہ بتایا گیا ہے، اور یہ آ کے اپنے وہ رائچوس جو ہیں، وہ اپنے دھارمک انوشٹھان وہ سب کچھ انجام دے رہے ہیں، ان کے جو ریلیجیس رائچوس ہیں، اور اسی کی ہی بات یورپی یونین کر رہا ہے کہ ہر کسی کو ایک مذہبی آزادی ملنی چاہیے، ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے۔ اگر آپ اسلام کے حساب سے بہت زیادہ، ہاں یہ بات کہی گئی یورپی یونین کی طرف، تو ہو سکتا ہے پھر ہم پابندیاں ہیں، حالانکہ انہی یورپی یونین کو اسلام کے اکارڈنگ چلنے والے سعودی عرب، یو اے ای سے یا قطر سے کوئی دقت نہیں، کیونکہ ادھر چھبیاں ہیں، ہے نا۔ چلو جی آگے بڑھتے ہیں، جو بات صحیح ہو بول دینی چاہیے، سامنے کون ہے چھوڑو یار، ہم جانتے ہیں آج بہت سے لوگوں نے شکایت کی آپ کے نوٹیفیکیشن نہیں مل رہے ہیں، ہم نے آپ کو کل اشارہ دیا تھا، ہم جانتے ہیں ابھی بہت کچھ ہوگا، لیکن سچ بولنا پڑے گا۔ نیو ریزسٹنس ٹو ارائز فرام آکوپیشن آف سیریا، ایران کے ٹاپ سیکیورٹی آفیشل نے یہ بات کہی ہے، یہ بات بہت سیریس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اب ایک نیا نظام سیریا پر آیا ہے، سیریا کو ایک طریقے سے قبضہ لیا گیا ہے، آکوپیشن آف سیریا، اس سے ایک نیا ریزسٹنس پیدا ہوگا، نیا پرتیرودھ، مقاومت یا وجود میں آئے گی، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ ٹاپ سیکیورٹی آفیشل نے، دا سیکرٹری آف ایران سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل، انہوں نے یہ بات کہی ہے، سمجھیں، علی اکبر احمدیان انہوں نے کہا ہے، اور یہ ایک سیکیورٹی میٹنگ تھی، اس کے دوران ہی انہوں نے کیرمان میں ہو رہی تھی جمعے کو، تو تب یہ کہا کہ سیریا کے لوگ ہر دن اپنے آپ کو آزاد کریں گے۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ سیریا کے نوجوانوں میں ایک اس طریقے سے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں، ظاہر سی بات ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ سب تو ہوگا ہی، اور اس سے ٹینشن احمد الشرع کی بڑھ سکتی ہے۔ کینیڈا کین کیپ او کینیڈا اینتھم ایز 51st US اسٹیٹ، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 95% سامان، چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے وہ گیس ہو، کچھ اور بھی ہو، سب کچھ کینیڈا میں امریکہ سے جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم کینیڈا کو اپنی 51st اسٹیٹ بنائیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کی 50 ہیں ہمارے پاس، 51 بھی بناتے ہیں، اور
مجھے ان کا جو اینتھم ہے او کینیڈا وہ بہت پسند ہے، کیونکہ ابھی امریکہ کے اینتھم کو لے کر بو وغیرہ بہت کیا تھا کینیڈا کے لوگوں نے، تو وہ بات آئی تو بولتے مجھے ان کا بہت پسند ہے، وہ چاہیں تو ہماری اسٹیٹ بن جائیں لیکن اپنا وہ اینتھم جو راشٹر گان ہے، جو قومی ترانہ ہے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ وی آر لوکنگ ایٹ گرین لینڈ اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک بیک دا پاناما کینال۔ صرف کینیڈا کی بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ میں ملانے کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم گرین لینڈ کو بھی اور پاناما کینال کو بھی واپس لیں گے، ہم اسے اپنے میں ملائیں گے۔ یہ بڑی مطلب زبردست الگ قسم کی پلاننگ ہے ان کی۔ ایک خبر آخری، ٹیسلا جو ایلان مسک کی کمپنی ہے، جن کی ایکس ہے، آپ کو پتا ہے ٹویٹر تھا پہلے، ٹیسلا کمپنی اپنے آپ بڑی شاندار اور مہنگی کارز بنا رہی ہیں۔ وہ ٹیسلا کے جو مالک ہیں ایلان مسک، ان کا بائیکاٹ ہوا ہے ملیشیا میں مسلم اکثریت والا ملک ہے، کیونکہ ایلان مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پلان کو بیک کیا تھا، ان کا ساتھ دیا تھا۔ اب بھیا یہ کیوں نہیں دیں گے؟ ان کی حکومت میں شامل ہو گئے، اپنا موٹا فائدہ دیکھیں گے۔ وہ کہیں گے دن نہیں ہے مسک، رات ہے، بولو رات، کہیں گے رات ہے۔ لیکن ان کا بائیکاٹ شروع ہو گیا، ان کی کمپنی کا، ان کے پروڈکٹس کا۔ دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔